हाय एवरीवन, वेलकम टू एस स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इसका जो आंसर था सेकंड ऑप्शन था। आई होप आपने कल की क्लास जो है वो अटेंड कर ली होगी। आज हम लोग 60 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के इसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आप जब देखेंगे तो पूरा सेट, यानी कि जो 30 क्वेश्चन एक सेट में पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 60 क्वेश्चन से चलने वाले हैं, यानी कि 16 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंटेंट सारा कंप्लीट हो चुका है। 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। अगर आप सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 बजे की क्लास को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस मिलेंगी एंड प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे एंड आपको सीटेट की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, विद्यार्थियों में जो है सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस और संकेत करता है। यानी कि सुविधा वंचित यानी ऐसे बच्चे जो इस पृष्ठभूमि से, यानी ऐसे बच्चे पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती। जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, उनको क्या है, सारे रिसोर्स जो है अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाते, वो शिक्षा से भी वंचित रह जाते, स्वास्थ्य जो है उससे भी वंचित है, तो उनको हर बैकग्राउंड से दबाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस और संकेत करेगा। तो पहला ऑप्शन है, इसमें जो है पहला है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। अगला है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। तो ये कहना गलत होगा कि उनके पिता जो हैं, माता पिता जो हैं वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे। अगर वो शिक्षा का महत्व समझ भी लेंगे बट उनको सारे रिसोर्स नहीं उपलब्ध हैं, तो वो क्या करेंगे। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है कुछ आगे ना करे। और पहला जो ऑप्शन है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान जो है देता है, तो ये सही था। लेकिन हर चीज़ को आप ध्यान नहीं दे सकते। आप स्कूल से जुड़ी सारी एक्टिविटी को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप सभी जो है ध्यान देंगे। अगला है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। तो ये जो होगा आपका आंसर थर्ड सही होगा, क्योंकि विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस और संकेत करेगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ही ऑप्शन गिवन है, और इसका थर्ड ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है, बच्चों का सामाजिक परिवेश जो है बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमको क्या है, ये ऑप्शन ना होकर के थर्ड ऑप्शन जो है वो होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस जो है दृष्टिकोण को समर्थन देता है। यानी कि जो विकलांगता होती है व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित, यानी कि जो जिसमें अगर मान के चलिए कोई डिसेबिलिटी है तो अच्छे से जो है अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन हो जाएगा। पहला है चिकित्सीय, या फिर दानशीलता, या फिर सामाजिक, या फिर मानवीय अधिकार। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सामाजिक। क्योंकि जो मतलब विकलांगता है व्यक्ति में वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच, यानी वो क्या कर पाएगा, समाज में अच्छे से अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मानव अधिकार इसमें नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों को के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है
और उसका सफल समावेशन चाहते हैं, यानी बच्चा अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, इंक्लूड हो पाए, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करें, यानी बच्चे को सुनने में पहले प्रॉब्लम है तो आप व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या है, बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती तो आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परिणामों यानी परीक्षणों का प्रयोग, यानी अधिगम का आकलन करना है आपको, लर्निंग का आकलन करना है तो आप मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे को सुनने में पहले से प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं होगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध है, यानी कक्षा में अगर सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग करेंगे तो वो निषेध है, वो बाधित है। तो बच्चा सुन के नहीं समझ पा रहा है तो आप संकेत भाषा का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, यानी जो मौखिक संप्रेषण आप दे रहे हो, जो मौखिक रूप से आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप जो इशारों से बात कर रहे हो, तो दृश्यात्मक यानी देख करके बच्चा क्योंकि समझ पाएगा, क्योंकि क्या है उसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो अगर आप देख करके कोई एक्टिविटी प्लान करोगे तो बच्चा अगर सुन के उसको नहीं समझ में आ रहा तो देख कर की चीज़ों उसको समझ लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो तो आप सुनने की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है उसमें आप ब्रेल लिपि का जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है उसमें आप देखने वाली एक्टिविटी का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है तो आप जो है ऐसी एक्टिविटी का प्लान करेंगे जैसे व्याख्यान विधि होगी तो बच्चा सुन करके तो समझ रहा है। तो जिसमें उसको प्रॉब्लम है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है तो सुनने में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सुनने वाली एक्टिविटी को ऐड करिए। अगर बच्चे को देखने सुनने में प्रॉब्लम है तो आप देखने वाली एक्टिविटी को प्लान करिए। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। मेधावी यानी प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चों की में किस तरह की संभावना है, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की संभावनाएं वो पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि वो मूल बातें नहीं समझ पाते, बल्कि हर चीज़ को बहुत जल्दी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से वो जल्दी से समझ जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा कि अपने साथियों की मतलब तुलना में काफ़ी धीमी, बल्कि क्या है बहुत फास्टली ये हर चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जो प्रतिक्रियाएँ भी करते हैं तो ये भी बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे होते हैं। इनको कुछ भी सीखने में, समझने में इनको चैलेंज नहीं होता है, ना ही तो इनको कोई प्रॉब्लम होती है, आराम से हर चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो चैलेंजिंग टास्क मतलब चैलेंजिंग क्लासेस जो होती हैं, चैलेंजिंग जो वर्क होते हैं, उनको ये और ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वो इनको और उसमें इनको इंटरेस्ट आता है करने में। ठीक है, समाधान खोजने के प्रति जो इच्छा व्यक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हुई या फिर कुछ नया क्रिएट करना है या कुछ चैलेंजिंग वर्क है, उसको ये अच्छे से कर रहे होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, यानी हर चीज़ कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनके दिमाग में कुछ नया नया थॉट चला करता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा, यानी जिस बच्चे को क्या है अटेंशन डेफिसिटी यानी वो एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा जो चुनौतीपूर्ण होगा, ये बताना है। तो क्वेश्चन 20 पहला ऑप्शन है, लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, तो ये आपका अगला है, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन या फिर प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना या फिर बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो जिस बच्चे को क्या है पहले से सुनने में जिस बच्चे को पहले से ही ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम हो रही है,
उसके लिए आप क्या है, बिना किसी अंतराल के यानी बीच में कोई गैप नहीं है और लंबी अवधि वाले व्याख्यान दे रहे हो, लंबे लेक्चर आप सुनाए जा रहे हो बच्चे को, तो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस बच्चे में अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि उसको ध्यान एक जगह पर ध्यान केंद्रित होने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे बच्चे के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करोगे। क्योंकि क्या है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो थोड़ी देर बाद जो है बोरियत महसूस करेगा, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, वो अलग अलग सोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए क्या है, आप छोटे छोटे टॉक्स में, छोटे छोटे जो है टाइम पीरियड में एक्टिविटी कराओगे, जिससे बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक बात कह दी गई, बिना किसी अंतराल के, यानी कोई आप बीच में गैप नहीं कर रहे हो और लंबी अवधि के व्याख्यान दे रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो उस चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पहले से ही जो है डिसऑर्डर है ध्यान केंद्रित करने में। तो चुनौतीपूर्ण जो प्रस्तुत होगा वो 4 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। छोटे छोटे प्रबंधी समूह में प्रस्तुत करना, ये हो सकता था अगर पॉजिटिव होता। ठीक है, लेकिन क्या है, चुनौती प्रस्तुत करेगा यानी चैलेंजिंग है, बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आंसर होगा 4 ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 21st। अगला जो क्वेश्चन है, ये आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। पहला है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यार्थियों यानी अध्यापक को क्या है, विद्यार्थियों में सहयोग के लिए अधिगम यानी कि एक दूसरे की मदद करके बच्चे सीखें, समूह कार्य करें यानी ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, सक्रिय रूप से भाग लें, इसके लिए आप प्रोत्साहित करोगे, तो ये आदर्शन जो है वो तो सही है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव है और बच्चे की लर्निंग बेहतर हो रही होगी। तर्क जो दिया गया, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजित करना चाहिए, तो ये भी आपका जो है तर्क वो भी सही है। क्योंकि क्या है, जो लर्निंग होती है वो सामाजिक गतिविधि है, लर्निंग जो है आपकी समाज में ही होती है। किसी ने यानी कि अगर आप विद्यालय में भी आपकी लर्निंग हो रही, तो भी एक ना एक समाज है, क्योंकि जहाँ पर 10 से 15 लोग या फिर 4 से 5 लोग एक पास इकट्ठा हो गए, वो एक छोटा सा समाज बन जाता है। ठीक है, तो जो लर्निंग हो रही होती है, जो लर्निंग होती है, वो कहाँ होती है, समाज में ही होती है। और कहा गया, विद्यार्थियों को समूह मतलब विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से सृजित करना चाहिए, तो ये भी सही है, यानी आदर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, यानी ए और आर क्या है, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहे हैं, क्योंकि लर्निंग सहयोग जो होगा वो भी आपका समाज में ही होगा, समूह कार्य होंगे, इसमें भी बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा होगा, तो आदर्शन भी सही और रीजन भी सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आप व्याख्या नहीं कर रहा, ये नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 22 पे। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि जो है ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है, यानी कि बच्चे की जो सक्रिय भूमिका है कि बच्चा एक्टिव होकर के जो है लर्निंग करे, एक्टिव होकर के हर चीज़ों को सीखे, उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला है व्यवहार अनुकूलन या फिर सहपाठी सहभागिता या फिर अन्वेषण या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो सक्रिय भूमिका जो है को महत्व नहीं देता है, उसमें हो जाएगा यानी पारस्परिक शिक्षण, तो इसमें जो है सक्रिय भूमिका होगी, क्योंकि बच्चे क्या है, आपस में यानी परस्पर जो है शिक्षण कर रहे होंगे, आपस में मिलजुल करके जो है लर्निंग कर रहे होंगे, ये तो सही हो गया। अन्वेषण विधि, इसमें भी जो है सक्रिय भूमिका होगी, क्योंकि जब आप कुछ खोज करोगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो आप उसमें इन्वॉल्व होगे, आप उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे होगे। सहपाठी सहभागिता, इसमें भी जो आप सक्रिय होगे, क्योंकि क्या ग्रुप में लर्निंग जब होती है तो बच्चे एक्टिव होते हैं। लेकिन व्यवहार अनुकूलन ये कोई पॉइंट नहीं बना, यही आपका जो है निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं दिया जा रहा होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, बाकी जो है ऑप्शन सही थे, लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। अगला है 23,
विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं वो किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीख रहे होते हैं। तो पहला है निष्क्रिय अनुसरण, या फिर पुरस्कार और दंड, या फिर जिज्ञासा और अन्वेषण, या फिर कंठस्थीकरण। यानी कि बेहतर और प्रभावशाली तरीके से बच्चा किसमें सीखेगा, तो कंठस्थीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है रोट मेमोराइजेशन होगी, तो बच्चा इसमें बेहतर तरीके से नहीं सीखेगा, वो हर चीज़ों को रट रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पुरस्कार और दंड ये भी नहीं होगा कि आप जो अच्छा बच्चा काम कर रहा है उसके लिए आप पुरस्कृत कर रहे हो, जो बच्चा थोड़ी सी गलती कर रहा है आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, तो पनिशमेंट बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना। निष्क्रिय अनुसरण यानी निष्क्रिय अनुकरण, यानी बच्चा चुपचाप बैठ करके निष्क्रिय रूप से अनुकरण कर रहा है दूसरे का, तो इसमें भी बच्चा जो है बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, बच्चा जो है प्रभावशाली उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन की जिज्ञासा और अन्वेषण, क्योंकि जहाँ पर बच्चा जिज्ञासु होगा, यहाँ यानी कि जहाँ पर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, वो कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ नया ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो क्या है बेहतर होगा, यानी कि बेहतर और प्रभावशाली तरीके से लर्निंग हो पाएगी, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। जहाँ पर बच्चा जो है जिज्ञासु होगा, जहाँ पर बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा होगा, जहाँ पर बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा होगा, जहाँ पर बच्चा कुछ खोजने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाकी क्या है निगेटिव है, ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा जो है वो बाधक है। अनुरूप चिंतन यानी अनुरूपक जो चिंतन है, या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता है, या फिर बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण है, या फिर प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें कौन सा आंसर जो है वो सही होगा कि बाधक है, यानी कि रुकावट पैदा कर रहा है। तो जो है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना ये तो सही है, बहुविध तरीके से प्रश्नों को प्रस्तुत करना ये भी सही है, क्योंकि क्या है प्रस्तुत बहुत तरीके से अगर आप प्रश्नों को प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बच्चे में ये कौशल डेवलप होगा। लेकिन जो है प्रकारात्मक स्थिरता यानी सभी के लिए आप क्या कर रहे हो, एक ही जैसे रूल फॉलो करते जा रहे हो, कैसी भी प्रॉब्लम है आप एक ही जैसी समस्या को सॉल्व मतलब हर समस्या को आप एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो क्या है बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि ना तो हर प्रॉब्लम एक जैसी होती है और ना ही हर प्रॉब्लम को आप एक जैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम अलग है, तो सॉल्व करने का तरीका भी जो है वो अलग ही होगा। ठीक है, तो बाधा क्या उत्पन्न हो रही है, प्रकारात्मक स्थिरता, यानी हर प्रॉब्लम के लिए आप एक ही मेथड जो है प्रयोग कर रहे हो, वहां पर जो है बाधा उत्पन्न होगी। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, अनुरूपक चिंतन ये आपका नहीं होगा। बहुविध तरीके से प्रश्नों की प्रस्तुतिकरण ये तो सही है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये हेल्प करेगा। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना ये भी सही है, लेकिन हमको क्या है बाधक यानी कि निगेटिव है, और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा कि हर प्रॉब्लम के लिए आप एक जैसा मेथड प्रयोग नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में खुद मतलब लाइफ में खुद ही जो है अनुभव करके देखिए कि जो प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आई है तो क्या सभी के लिए आपने एक ही रूल फॉलो किया है? नहीं, क्योंकि क्या है हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, और हर प्रॉब्लम आप एक जैसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। अगला है 25, इसमें बात कही गई है विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार जो है संबोधित की जानी चाहिए, यानी वैकल्पिक जो धारणाएं हैं उनको अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार संबोधित करना चाहिए। तो पहला है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई जो है चर्चा किए बिना अनदेखी कर देनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा कि आप उनको क्या अनदेखी कर रहे हो, क्योंकि वैकल्पिक धारणाएं जो होती हैं वो अच्छी मानी जाती है, लर्निंग उनसे बेहतर हो रही होती है, बच्चे में जो क्लियरिटी आ रही होती है, कोई कन्फ्यूजन होती वो डाउट क्लियर हो रहा होता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि आप उसकी अनदेखी करोगे, यानी कि एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल जो होते हैं, तो नॉन एग्जाम्पल से क्या होता है बच्चे को और अच्छे से समझ में आ रहा होता है, और अच्छे से क्लियरिटी हो रही होती है कि जो ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल वो नहीं है। इससे क्या होगा बच्चे में कोई अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाती है। तो वैकल्पिक जो अवधारणाएं होती वो तो अच्छी होती हैं, बट यहाँ पे कहा जा रहा है उसकी अनदेखी करना है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक जो है अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये भी कहना गलत होगा कि आप उसको जो है अनुमति ही नहीं दोगे बच्चों की कि आपस में वो डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अगला है
विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर जो है समग्रता से चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि क्लासरूम में बच्चे को अपने प्रॉब्लम यानी अपने विचार, अपनी थिंकिंग जो है साझा करने को आप प्रोत्साहित करते हो कि आपस में आप अपने जो है थिंकिंग जो है, जो भी विचार है, जो भी अनुभव है साझा करिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए और इन पर जो है चर्चा यानी उस पर क्लासरूम में डिस्कशन भी हो रहा है तो इसमें क्या है बच्चा एक्टिव होगा और जो बच्चे में कन्फ्यूजन होगी, मान के चलिए किसी टॉपिक के प्रति या फिर किसी थ्योरी के प्रति या फिर ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी मतलब कन्फ्यूजन होगी या फिर जो भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या है डिस्कशन से बेहतर हो जाएगी, वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। आंसर हो जाएगा जो है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव होगा और बच्चे के विचारों को साझा किया जा रहा होगा तो बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। अगला है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो दंड पनिशमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि क्या है ये पॉजिटिव है, यानी अगर बच्चा अपनी वैकल्पिक अवधारणाओं को डिस्कस कर रहा है, उस पर चर्चाएं कर रहा है तो ये अच्छी बात है। जैसे कि मान के चलिए वैकल्पिक अवधारणाएं, जैसे कि क्लासरूम में बोला गया कि पानी जो है वो क्या है, कलरलेस है यानी कि पानी नीला है। अब पानी बच्चे ने तालाब में तो देखा पानी भरा हुआ, वो बहुत टाइम का था, वो तो हरा दिख रहा था। अब बच्चे में गलत धारणाएं बनी यानी कि वैकल्पिक अवधारणाएं बन गई कि पानी तो हरा होता है। अब बच्चा क्लासरूम में आया, उसने टीचर से बोला कि पानी तो वहां पे मैंने देखा हरा होता है। अब बच्चे में वैकल्पिक अवधारणा बन गई, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि पानी नीला होता है या फिर हरा होता है, क्योंकि मैंने तो वहां पे हरा देखा। तो टीचर को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको समझाना है कि ये मतलब पानी किस वजह से वहां पर हरा है और पानी किस लिए नीला होता है, कि पानी कैसा होता है। ठीक है, तो वैकल्पिक जो अवधारणाएं होती है उनको हमको क्लियर करना होता है, उसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके पहले उसमें कुछ ना कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई होती, कुछ मतलब कंफ्यूजन भी रहती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा जो है थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाह जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है जिसका मतलब है एक्सट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, यानी कि जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, तो कौन सा इसका उदाहरण है। तो पहला है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, यानी अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जो लर्निंग हो रही है वो होगा, या फिर समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, या फिर नगद जो है पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, या फिर किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है कि इसका रीजन आपको बाहर मिलेगा, ना कि अंदर। अगर अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है तो उसका रीजन आपको बाहर मिलेगा, अगर इंटरनल मोटिवेशन है तो उसका रीजन आपको अंदर मिलेगा। ठीक है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि नगद पुरस्कार यानी आप पुरस्कार पाना चाह रहे हो, पुरस्कार जो है वो क्या है, इसका रीजन बाहर है। आप पुरस्कार पाने के लिए जो है काम कर रहे हो कि आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा, तो आप इसके लिए वर्क कर रहे हो। और जिस दिन आपको पुरस्कार मिल जाएगा आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका जो काम है वो क्या है धीरे धीरे करना बंद कर दोगे, क्योंकि मोटिवेशन जो आपका था कि हाँ हमको पुरस्कार चाहिए वो आपका पूरा हो चुका, तो धीरे धीरे जो है अभिप्रेरणा वो डाउन होती जाएगी। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो आपका लंबे टाइम तक पुश कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है फिलअप नहीं करना चाहिए, बल्कि इंटरनल मोटिवेशन जो है वो भरना चाहिए, यानी उसके लिए मोटिवेशन बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो फोर ऑप्शन है किसी कौशल में निपुणता, यानी आप किसी कौशल में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि आप चाहते हो कि हाँ इस क्षेत्र में हम जो है बेहतर करें। लेकिन ऑप्शन पूछा गया है बाह्य प्रेरणा का, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन के ऑप्शन है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर इंटरनल मोटिवेशन पूछ ले तो आपको ऑप्शन पता होने चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसका ऑप्शन यही होगा कि उसका रीजन आपको अंदर मिल रहा होगा। जैसे कि जिज्ञासा को संतुष्ट करना, यानी आपकी जिज्ञासा है, आपकी इच्छा हो रही है कि हम इस चीज़ को जानें, तो आप इसलिए मेहनत कर रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो, इसलिए आप कोई काम कर रहे हो, तो ये क्या है इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि इसका रीजन आपको बाहर नहीं आपको अंदर ही मिल रहा है। समझ को समुन्नत करना, यानी आप चाहते हो कि हम समझ पाएँ, हर चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, तो ये इसका क्या है रीजन, इसका भी आपके अंदर है।
निपुणता यानी मास्टरी जो गोल्स होता है, आप चाहते हो कि इस क्षेत्र में हमको अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त हो जाए, इस टॉपिक के बारे में हमको सब कुछ पता हो जाए, तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हुआ, ना कि एक्सटर्नल। यानी जिसका रीजन आपको अंदर देखने को मिल रहा है वो आपका इंटरनल मोटिवेशन, जिसका भी रीजन आपको बाहर देखने को मिल रहा है वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। अगला है 27। सैमा जो है अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती हैं, यानी कि वो सफल यानी असफल हुई हैं, तो उसके लिए वो जिम्मेदार किसको ठहरा रही है कि मेरी योग्यता कम थी। ठीक है, और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती हैं। बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा, यानी क्या है, वो बार बार असफल हो रही हैं तो उनमें कौन सी जो है भावना विकसित होगी। तो पहला है जिज्ञासा, या फिर असहायता का सीखा हुआ भाव, या फिर गर्व, या फिर आशा। तो बार बार क्या हो रही है, असफल हो रही हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, धीरे धीरे जो उनका मोटिवेशन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, तो उनमें जिज्ञासा तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या है, खत्म होने लगेगा। धीरे धीरे जो उनकी जानने की क्षमता है, जो जानने में रुचि है, वो क्या है, खत्म होने लगेगी। गर्व भी आपका नहीं होगा कि वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगी, क्योंकि क्या है, बार बार वो असफल हो रही हैं, बार बार वो सफल नहीं हो पा रही हैं। आशा भी नहीं रहेगी, क्योंकि उम्मीदें क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन की असहायता का सीखा हुआ भाव है। ठीक है, उनमें कौन सी भावना आएगी कि असहायता का सीखा हुआ भाव। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि क्या है, उनमें योग्यता की कमी है, उसको वो उत्तरदायी ठहराती हैं, और बार बार असफल भी हो रही हैं, क्योंकि एक बार भी वो सफल नहीं हो पाई हैं, तो इससे क्या है, उनमें असहायता की जो है भावना विकसित होगी। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, यानी कौन सा जो है एक ऑप्शन है जिसको आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को आपको जानकारी याद करवानी है। तो पहला है, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। तो आंसर को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बचना है, यानी कि निगेटिव है, कौन सा जो है नहीं होगा ऑप्शन। जो आप लर्निंग करवा रहे हो, बच्चे को याद करवा रहे हो, तो उसमें कौन सा एक ऑप्शन है इसमें से जो आप जो है फॉलो नहीं करोगे, यानी जिससे आपको बचना है। ठीक है, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बच्चे में और क्लियरिटी आएगी, जो डाउट होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो बेहतर होगी। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देना, ये भी सही है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा जो वास्तविक जीवन यानी उसकी रियल लाइफ से अगर आप समस्याओं को जो है कनेक्ट कर रहे हो, समझा रहे हो, अवसर दे रहे हो समझने के, तो ये तो बेहतर है। उनके पूर्व ज्ञान से संबंधितता जो है जोड़ेंगे, तो ये भी सही है कि बच्चे का पूर्व नॉलेज से अगर आप जो है कनेक्ट कर रहे हो लर्निंग को, तो लर्निंग बेहतर होगी, बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक वो याद भी रखेगा। लेकिन जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें बात कही गई निष्क्रिय रूप से जो है कई बार आप दोहराने के लिए कहेंगे, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, इससे ही आपको बचना है। निष्क्रिय रूप से आप बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि आप बार बार इसको जो है रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है, यही आपको नहीं फॉलो करना है, इसी से आपको क्या है, बचना है। बाकी तो ऑप्शन सही थे, लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, इस वजह से फोर यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे, लेकिन निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए आप ये फॉलो नहीं करेंगे, इससे आपको बचना है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। अगला है 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित जो है करता है, यानी कि कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो पहला है स्कूली माहौल, या फिर आनुवांशिकता, या फिर सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर अध्यापक का शिक्षण शास्त्र, यानी अध्यापक की जो मेथड है पढ़ाने का, जो टीचिंग है, जो लर्निंग करवाते हैं वो। तो ये जो है सभी के लिए होगा, ये कोई व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। व्यक्तिगत कारक का मतलब है पर्सनल, एक ही आप ही का रीजन हो। सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी कोई पर्सनल कारक नहीं है। स्कूली माहौल, ये भी कोई पर्सनल नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हर बच्चा इन्वॉल्व होगा।
ठीक है, क्योंकि स्कूल का माहौल, जितने स्कूल में बच्चे होंगे वो सारा माहौल, यानी आपके लिए कोई व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि आनुवांशिकता। क्योंकि हेरिडिटी आपकी व्यक्तिगत है, या आप हेरिडिटी तो किसी में चेंज नहीं कर सकते, ना तो अपनी हेरिडिटी किसी को दे सकते हैं, ना उसकी हेरिडिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि हेरिडिटी आपको आपके जन्म के समय आपको मिली अपने पेरेंट्स से। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत कारक है, और ये क्या है, लर्निंग को प्रभावित करता है, क्योंकि हेरिडिटी भी इन्वॉल्व होती है आपके डेवलपमेंट में। यानी कि 50% हेरिडिटी का रोल होता है और 50% जो है आपके इन्वायरमेंट का होता है, तब जाके बच्चे का 100% ग्रो हो पाता है। अगर इसका एक पक्ष वीक है तो बच्चे का ग्रो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए हेरिडिटी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो क्या आपका ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी नहीं है और आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया गया है, तो आपका ग्रो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, बट हाँ, आपका ग्रो होगा। लेकिन हेरिडिटी भी आपकी बहुत अच्छी है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा दे दिया गया, तो आप हर फील्ड में बेहतर करोगे। ऐसे ही बच्चे गिफ्टेड कहलाते हैं, क्योंकि उनकी हेरिडिटी भी बहुत अच्छी और उनका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला, इस वजह से क्या है, वो गिफ्टेड हुए, यानी हर क्षेत्र में वो बेहतर करेंगे। तो जो आनुवांशिकता होती है, यानी कि जो हेरिडिटी होती है, ये प्रभावित कर रही होती है लर्निंग को, क्योंकि हेरिडिटी भी जो है इफर्ट डालती है कि आप कितना बेहतर सीख सकते हैं, कितना जो है बेहतर नहीं सीख सकते। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्तिगत कारक है। हेरिडिटी भाई आपकी ही, ये तो नहीं कि आप हेरिडिटी चेंज कर सकते हो। आपको पसंद नहीं आ रहा अपनी आंखों का रंग, तो आप चेंज कर दोगे जा करके। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना दिमाग चेंज कर दोगे। तो हेरिडिटी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होती है। टाइम के साथ इसमें मेचुरेशन यानी परिपक्वता आती है। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि जो लर्निंग होती है किसके द्वारा नकारात्मक रूप से जो है प्रभावित हो रहा है। तो पहला है अध्यापिका का द्वारा प्रदान पाठ, यानी पी यानी कि इसके फोल्डिंग, निराशा की भावना, या फिर विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या फिर विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे जो है अनुदेशन, यानी कि बच्चे की नीड के अनुसार आप उनकी मदद कर रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन हमको ऑप्शन क्या दिया गया, नकारात्मक रूप से। तो इसमें नकारात्मक रूप से कौन सा जो है प्रभावित करेगा? तो व्यक्तिगत जो रूप से आप जो है बच्चों को अनुदेश दे रहे हो, मदद कर रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव है। विद्यालय का जो है मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये भी आपका सही है, क्योंकि आप स्कूल को ऐसे डिजाइन कर रहे हो, क्लासरूम को ऐसे डिजाइन कर रहे हो जिससे बच्चा अपने आसपास हर चीज़ों को देखे और हर चीज़ मतलब दीवार की तरफ भी देख रहा है, तो भी वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर होगी। निराशा की भावना जो है यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निराशा की भावना जो है वो लर्निंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अगर आप में निराशा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या है, अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड सेट जो होता है ये काफ़ी प्रभावित करता है हर चीज़ को। अगर आप अपने दिमाग में फीड कर चुके हो कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में फीड कर दिया है, माइंड सेट अपना फिक्स कर लिया है कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आप कर भी रहे होगे, कर भी पाओगे, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड सेट जो होता है ये काफ़ी जो है प्रभावित करता है हर चीज़ को। ठीक है, तो निराशा की भावना होगा, ये क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बाकी अध्यापक के द्वारा जो इसकी फोल्डिंग दी जाती है ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे को जहाँ पर दिक्कत हुई, टीचर ने मदद कर दी, सपोर्ट कर दिया, गाइड कर दिया, या फिर किसी फ्रेंड ने गाइड कर दिया, तो बच्चा जो है ग्रो करेगा, क्योंकि जहाँ पर वो अटका हुआ था वहाँ पर उसको मदद मिल गई। अब बच्चे ने सीख लिया, बच्चा आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी फिर उसको प्रॉब्लम होगी, फिर वो सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो ऐसे करके बच्चे का ग्रो होगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो पॉजिटिव है। मुद्रित जो है समृद्ध परिवेश, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इन्वायरमेंट यानी क्लासरूम में या फिर विद्यालय में, क्लासरूम में ऐसी दीवारें प्रिंट की जाती हैं जिससे बच्चा हर चीज़ों को पढ़े सीखे, क्योंकि दीवारों पर लिखा होता है, एक दीवार पे लिखा होगा ABCD, दूसरे पे लिखा होगा छोटा बड़ा, यानी क्लासरूम को ऐसे डेकोरेट किया जाता है बच्चे के लेवल के अनुसार। बच्चा जिस भी मतलब क्लास में है उस हिसाब से जो है विद्यालय यानी क्लासरूम जो है वो डेकोरेट किया जाता है, क्योंकि बच्चा जिस तरफ देखे वो कुछ ना कुछ सीखे, तो ये तो पॉजिटिव है। अगर बच्चा सीढ़ियों पे भी चढ़ रहा है तो भी वो 1 2 पढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, सीख रहा है। ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जो है दिए जा रहे अनुदेशन, ये भी आपका सही है, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार आप उसको मदद कर रहे हो। लेकिन जो निराशा की भावना है यही आपका निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए।
यानी कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज भी हम लोगों ने 15 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो कमेंट में अपना स्कोर यानी 15 ऑफ के कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 बजे की क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीचिंग से रिलेटेड वो यहाँ से मिल जाती है। बाकी आपको सीटेट की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।